ये सेकंड पार्ट है मॉन्स्टर सीरीज का। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्पेक्टर लुंगे एक कॉल गर्ल का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिसमें एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होता है। एवा आइनामान लुंगे के पास जाती है और उससे पूछती है कि अभी तक तेनमा अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। लुंगे अपनी थ्योरी बताता है कि तेनमा के अंदर एक और पर्सनैलिटी है जिसे वो योहान कहता है। सारे मर्डर्स तेनमा ही कर रहा होता है, पर तेनमा को लगता है कि योहान नाम का बंदा है सारे मर्डर्स के पीछे। लुंगे कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, एक दिन तेनमा जरूर पकड़ा जाएगा। लुंगे एक रोबोट की तरह होता है जो 24 घंटे काम करता है। उसकी वाइफ उस पर चीट करती है और उसे छोड़ के चली जाती है, पर इससे भी लुंगे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लुंगे को कॉल गर्ल वाले मर्डर केस से हटा दिया जाता है। लुंगे सोचता है कि अब उसके पास कुछ करने को नहीं है, तो अपना टाइम तेनमा को अरेस्ट करने में लगाएगा। एवा अपने गार्डनर पे डोरे डालती है और उन दोनों का अफेयर शुरू होता है। वो गार्डनर सीधा साधा बंदा होता है जिसकी एक बेटी होती है और उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई होती है। एवा उस गार्डनर को बताती है कि तेनमा ने उसके फादर का मर्डर कर दिया और अब सारा इल्जाम इस बच्चे योहान पे डाल रहा है। गार्डनर कहता है कि तुम्हें योहान की फोटो पुलिस को दिखानी चाहिए थी, क्या पता इससे इन्वेस्टिगेशन में मदद हो। एवा कहती है तेनमा ही किलर है। गार्डनर कहता है अगर ऐसा है तो तुम आज भी उसकी फोटो अपने घर में क्यों रखती हो और उसके गम में क्यों पीती हो। एवा गार्डनर का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम बस मेरा टाइम पास हो। बेइज्जती कराने के बाद भी गार्डनर एवा को क्रिसमस पे अपने घर बुलाता है। एवा गिफ्ट लेके जाती है तो देखती है गार्डनर के घर उसकी वाइफ वापस आ गई है। गुस्से में एवा अपनी पूरी प्रॉपर्टी और गार्डन जला देती है। एवा लुंगे के पास जाती है और कहती है जब तक तेनमा की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तेनमा डिटेक्टिव मेसनर से मिलता है। अगर आपको याद होगा तेनमा और नीना इस डिटेक्टिव से बचने के लिए दोनों ब्रिज से कूद गए थे। मेसनर को ड्रग चार्जेस पे पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया था। तेनमा उससे पूछता है कि किसने माउरर और फोर्टनर को मारा था। मेसनर कहता है कि डिटेक्टिव म्यूलर ने उन्हें मारा था। वो बताता है कि सारा पैसा म्यूलर ने ले लिया था और मुझे मारने की कोशिश भी की गई थी, कहीं जाके मैं पुलिस को सच न बता दूं। मेरी जिंदगी एक बंदे ने बचाई जो द बेबी के नाम से जाना जाता है। मेसनर ये भी बताता है कि उसको नीना फोर्टनर यानी आना ने भी उसे मारने की कोशिश की थी, फोर्टनर की मौत का बदला लेने के लिए। मेसनर ने नीना को भी द बेबी के बारे में बताया था। नीना द बेबी को ढूंढते हुए जाती है और उससे मिलती है। वो उससे योहान का पता पूछती है और कहती है कि मैं योहान को मारना चाहती हूँ। तेनमा नीना को ढूंढता हुआ द बेबी के एरिया में जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है कि उसके दोस्त को द बेबी के बंदों ने किडनैप कर लिया है। तभी द बेबी के गुंडे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। द बेबी के बंदे नीना को उनके ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर से मिलाने ले जाते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन योहान को उनका लीडर बनाना चाहता है। उनका गोल होता है योहान को जर्मनी का डिक्टेटर बनाना। नीना को वॉशरूम से किसी लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि वो टर्किश है और यहाँ से निकलने में नीना की मदद मांगती है। वो कहती है कि कल ये बंदे टर्किश सेटलमेंट को जला देंगे। द बेबी तेनमा को बहुत पीटता है और उसे कहता है कि कल योहान यहाँ आ रहा है, फिर सिर्फ जिनका स्किन कलर हमारे जैसा है और जो प्योर ब्लड है वो बचेंगे और बाकी सबको जला देंगे। तेनमा डीटर को ऑटो के पास छोड़ के गया होता है। पैसों के लिए ऑटो चोरी करने का प्लान बनाता है। डीटर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसको छोड़ के चला जाता है। शाम को उसे बहुत भूख लग रही होती है। वहाँ उसे वही महिला दिखती है जिसने तेनमा से बात की थी। वो महिला डीटर को अपने घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। वहाँ डीटर को पता चलता है कि तेनमा को द बेबी के बंदों ने उठा लिया है। द बेबी कहता है कि जनरल वुल्फ आने वाला है। उससे तेनमा को याद आता है कि वुल्फ के बारे में हार्टमान ने बताया था कि वुल्फ ने ही योहान को डिस्कवर किया था। तेनमा कहता है योहान कभी तुम्हारा लीडर बनने के लिए राजी नहीं होगा। वो सिर्फ एक स्किन कलर वालों को या जाति को मारना या बचाना नहीं चाहता। वो रेसिस्ट नहीं है। उसके लिए हर इंसान उसके नीचे है और उसका बस चले तो वो सबको मार देगा। वो टर्किश महिला जिसको किडनैप किया गया होता है और जो नीना से मदद मांगती है, वो कहती है कि उसने इस ऑर्गेनाइजेशन का टर्किश सेटलमेंट को जलाने का प्लान सुन लिया था, तभी उसे किडनैप कर लिया। उस महिला का नाम आयशे होता है। जिस जगह अटैक होने वाला है वहाँ का नाम कैल्विन स्ट्रीट होता है। नीना उसे प्रॉमिस करती है कि कैल्विन स्ट्रीट में वो सबको वार्न कर देगी। अचानक से आयशे चुप हो जाती है। नीना को लगता है कि उसको मार दिया होगा। नीना रूम से बाहर निकलती है। वो आयशे की डेड बॉडी देखती है। नीना गन लेके बाहर निकलती है और देखती है कि हर जगह खून है। उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स मारे गए हैं। डीटर तेनमा को ढूंढने गया होता है और वो भी किडनैप हो जाता है। वहाँ दो बंदे सूट में आते हैं। द बेबी अपने गुंडे को बोलता है इस बच्चे को मार दो। वो गुंडा डीटर को मारने वाला होता है, तभी दो बंदों में से एक बंदा उसे गोली मार देता है। वो तेनमा से माफी मांगता है और कहता है जनरल वुल्फ ने आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करने को कहा था। जनरल वुल्फ के बंदे तेनमा और डीटर को वुल्फ से मिलने के लिए ले जाते हैं और कहते हैं कि नीना भी वहाँ होगी। तेनमा गन पॉइंट पे गाड़ी रुकवा देता है और डीटर को कैल्विन स्ट्रीट जाके सबको वार्न करने के लिए कहता है। डीटर कैल्विन स्ट्रीट के लिए निकलता है और तेनमा इन बंदों के साथ जनरल वुल्फ से मिलने जाता है। तेनमा जनरल वुल्फ से मिलता है। वुल्फ के बंदे बताते हैं कि नीना उन्हें नहीं मिली। जनरल वुल्फ बताता है कि उसने ट्विंस को चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पे पाया था और उसी ने योहान को उसका नाम दिया था। वुल्फ बताता है कि उसने ये ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए ज्वाइन की थी और ऑर्गेनाइजेशन का गोल योहान को नेक्स्ट हिटलर बनाने का था, पर वुल्फ नहीं चाहता था कि ऐसा हो। वुल्फ बताता है कि योहान ने उसके सारे रिलेटिव्स, दोस्त, फैमिली सबको मार दिया और योहान ने ही आज ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी मारा है। वुल्फ कहता है कि वो आज उसके घर आया था और दीवार पे लिख के गया
है कि मुझसे रोमबर्ग में एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में मिलो। वुल्फ कहता है नीना ने ये पढ़ लिया होगा और वो रोमबर्ग गई होगी योहान से मिलने। वुल्फ तेनमा से रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है प्लीज योहान को मार दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तेनमा को पता चलता है कि आयशे को ऑर्गेनाइजेशन के बंदों ने मारा था, योहान ने नहीं। डीटर ऑटो को जाके कैल्विन स्ट्रीट पे अटैक के बारे में बताता है। कैल्विन स्ट्रीट पे अटैक करने वाले बंदे ये सुन लेते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं। तेनमा आयशे की फ्रेंड को जाके बताता है कि आयशे मर चुकी है। वो तेनमा को टर्किश सेटलमेंट के लीडर से मिलवाती है। वो मिलके कैल्विन स्ट्रीट को बचाने की कोशिश करते हैं। नीना द बेबी से पूछती है कि मेन अटैक कहाँ होगा। द बेबी डर के पैंट में मुंह देता है, पर वो नीना को बताता नहीं कि मेन अटैक कहाँ होगा। डीटर और ऑटो आग से जलने वाले होते हैं, तभी नीना आके उन्हें बचा लेती है। ऑटो कहता है मैं इस जगह बचपन से रह रहा हूँ, मुझे यहाँ की सारी गलियां पता है। ये मेन अटैक नहीं था। मेन अटैक वो लोग उस अबैंडन्ड फैक्ट्री में कर सकते हैं जहाँ कुछ केमिकल्स भी स्टोर्ड है। नीना वेयर हाउस जाती है। डीटर उसका पीछा करता हुआ जाता है। सारी कंफ्यूजन में ऑटो एक दुकान से कारपेट चुरा के भागता है। तेनमा को उससे पता चलता है कि वेयर हाउस में आग लगने वाली है और डीटर वहाँ गया है। तेनमा ऑटो को उस अबैंडन्ड वेयर हाउस लेके जाने को बोलता है। वहाँ हर तरफ पेट्रोल गिरा होता है। एक बंदा उसमें लाइटर जला के फेंकने वाला होता है, तभी तेनमा आ जाता है और उसे टैकल करता है, पर उसके हाथ से लाइटर गिर जाता है और आग स्प्रेड होने लगती है। तेनमा ऑटो को चुराए हुए कारपेट से आग बुझाने को कहता है। ऑटो ऐसा नहीं कर पाता। डीटर उससे कारपेट खींच के आग को बुझा देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। नीना तेनमा को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। नीना उसे बताती है कि योहान को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। नीना सोचती है कि मुझे ही योहान को मारना होगा। तेनमा, डीटर और ऑटो रोमबर्ग जाते हैं जहाँ आने के लिए योहान ने मैसेज छोड़ा था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें एक और मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है मेरी मदद करो, मेरे अंदर का मॉन्स्टर फट के बाहर आ रहा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हमें पता चलता है कि नीना यानी आना एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और उस रेस्टोरेंट का ओनर जिसका नाम रोसो था, वो आना को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। आना जब रेस्टोरेंट में बिजी नहीं होती थी तब वो शूटिंग प्रैक्टिस किया करती थी। सालों बाद आना रोसो से मिलती है। हमें पता चलता है कि रोसो एक हिटमैन भी है और आना तभी उसके रेस्टोरेंट में काम करती थी ताकि वो रोसो से सीख कर स्ट्रॉन्ग बन पाए और एक दिन योहान को मार सके। रोसो ने भी आना के बारे में रिसर्च की थी और उसे पता होता है कि आना फोर्टनेस के साथ रहती थी और एक दिन उनका खून हो गया था। रोसो कहता है कि वो अब हिटमैन नहीं रहा, वो अब किसी का खून नहीं कर सकता। फिर वो कहता है तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे सीखना चाहती थी। आना कहती है कि रोसो का सॉफ्ट नेचर देख के वो उससे कभी पूछ नहीं पाई। एक दिन तेनमा डॉक्टर रूडी से मिलने आता है। डॉक्टर रूडी और तेनमा सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रूडी जेल में क्रिमिनल पेशेंट्स की देखरेख करता है। तेनमा कहता है तुमने तो मेरे बारे में न्यूज पढ़ी होगी, क्या तुम्हें लगता है मैं सीरियल किलर हूँ? रूडी कहता है मुझे नहीं पता, पर सब तो यही कह रहे हैं कि तुम एक मर्डरर हो, पर तुम मेरे पास क्यों आए हो? हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक टॉपर था रूडी, पर एक दिन उससे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट आता है, तेनमा उसकी जगह ले लेता है। रूडी को तेनमा से जलन होती है। एक एग्जाम में वो चीटिंग करता है और उसे तेनमा चीटिंग करते हुए देख लेता है, पर वो किसी को बताता नहीं। तो रूडी को लग रहा था कि तेनमा उसी दिन का कर्जा उतारने आया है। तेनमा कहता है मैंने सुना तुम क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हो। तेनमा रूडी को योहान के लिखे हुए मैसेज दिखाता है। रूडी उसकी मदद करने की एक्टिंग करता है और सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने लगता है। तेनमा योहान के बारे में सब बताता है। रूडी पुलिस के पास जाके तेनमा की सारी बात बताता है और कहता है कि तेनमा के अरेस्ट के बाद वो तेनमा के क्रिमिनल माइंड पर रिसर्च करना चाहता है। रूडी तेनमा की रिकॉर्डिंग जाके अपने क्रिमिनल पेशेंट यर्गन्स को सुनाता है। यर्गन्स एक सीरियल किलर है जिसने 16 से 18 साल की एज की लड़कियों का मर्डर करा है, पर एक मर्डर उसने एक 52 इयर्स वाली महिला का किया था। यर्गन्स बताता है कि ये वाला मर्डर उसने एक फ्रेंड के कहने पे किया था। यर्गन्स की माँ उसे घर के बेसमेंट में बांध के उसे बहुत टॉर्चर करती थी। उस बेसमेंट में उसकी माँ के फोटोज हर जगह फैले होते थे। यर्गन्स कहता है कि उसके पास एक बंदे से रेगुलरली लेटर्स आते थे। स्टार्टिंग में वो लेटर्स पे इतना ध्यान नहीं देता था, पर लेटर्स पढ़ते पढ़ते लेटर सेंड करने वाला उसका दोस्त बन गया, जबकि वो दोनों कभी मिले नहीं। यर्गन्स कहता है एक दिन एक लेटर पे लिखा था कि एक घर के बेसमेंट पे जाओ। जब वो बेसमेंट में गया तो उसने देखा वहाँ एग्जैक्टली उसके बचपन की तरह उसकी माँ की फोटोज फैली पड़ी थी। ये देखकर उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आया और उसने उस घर में रहने वाली 52 इयर्स की एज वाली महिला का खून कर दिया। यर्गन्स कहता है उसे नहीं पता कि ये लेटर सेंड करने वाले को उसके बचपन के बारे में कैसे पता चला। यर्गन्स कहता है कि वो योहान के मॉन्स्टर से रिलेट कर सकता है। रूडी कहता है हाँ, सबके अंदर ही मॉन्स्टर होता है। यर्गन्स कहता है नहीं, मैं असली मॉन्स्टर की बात कर रहा हूँ। फिर वो रूडी का गला दबाता है और कहता है मैं दिखाता हूँ असली मॉन्स्टर क्या होता है। फिर वो रूडी को एक एड्रेस पे जाने के लिए बोलता है। रूडी वहाँ जाता है, तभी उसके पास तेनमा का फोन आता है और वो मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। रूडी ये बात पुलिस को बता देता है। जब रूडी उस घर में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे यर्गन्स के दोस्त के लेटर्स मिलते हैं जो एग्जैक्टली तेनमा के दिए हुए योहान वाले मैसेजेस से मैच करते हैं। इससे रूडी को रियलाइज होता है कि योहान असल में एग्जिस्ट करता है और वो ही यर्गन्स का दोस्त है। शाम हो जाती है और रूडी तेनमा से बताई हुई जगह पे मिलने जाता है और वहाँ पुलिस भी आई होती है उन पे नजर रखने। रूडी तेनमा को कहता है मुझे लग रहा था योहान कोई इंसान नहीं है, बस एक झूठ मूठ का कैरेक्टर है जिसे तुमने अपने आप को बचाने के लिए बनाया था। फिर वो यर्गन्स के बारे में तेनमा को बता
आता है और उसे कहता है कि पुलिस हम पे नजर रख रही है। रूडी तेनमा को बताता है कि योहान क्रिमिनल्स को अपना दोस्त बनाता है और फिर उन्हें मैनिपुलेट करके उनसे मर्डर्स करवाता है। रूडी कहता है मुझे पता है तुम इनोसेंट हो। वो कहता है तुमने मुझे एग्जाम में चीटिंग करते हुए देखा था, तब से मुझे लग रहा था कि तुम मुझे हेट करते हो। तेनमा कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें कभी हेट नहीं किया और मैंने खुद उस एग्जाम में चीटिंग की थी। रूडी तेनमा की मदद करता है पुलिस से बच के भागने में। तेनमा और डीटर एक इंग्लिश कपल से लिफ्ट मांगते हैं। अंकल का नाम जोन्स होता है और वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं। कुछ टाइम बाद मिस्टर जोन्स की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। थोड़ी देर में एक ट्रक वाला आता है और कहता है कि मैं 2 लोगों को लिफ्ट दे सकता हूँ। तेनमा और डीटर उस ट्रक वाले के साथ चले जाते हैं। अंकल आंटी वेट करते हुए थक जाते हैं और शाम भी हो जाती है। तेनमा को उनकी फिक्र होती है तो वो पेट्रोल लेके उनके पास वापस आता है। फिर तेनमा और डीटर उनके साथ ट्रैवल करते हैं। मिस्टर जोन्स बताते हैं कि उनके बेटे रॉबर्ट ने एक आदमी का मर्डर किया था और उसी से मिलने के लिए लोग जर्मनी आए हैं। मिस्टर जोन्स पुलिस स्टेशन में किसी काम से जाते हैं और वहाँ गाड़ी रोकते हैं। तेनमा और डीटर पूरे टाइम डरे हुए होते हैं कि कहीं तेनमा वहाँ पकड़ा न जाए। फिर जोन्स तेनमा और डीटर को ड्रॉप करके वहाँ से निकलते हैं। जोन्स अपनी वाइफ को बताता है कि उसने तेनमा की फोटो एक वांटेड पोस्टर में देखी थी। वो कहता है कि उसके इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से तेनमा इनोसेंट है, कोई मर्डरर नहीं। माइकल म्यूलर डिटेक्टिव मेस्नर के एक्स पार्टनर जिसने फोर्टनस यानी आना के अडॉप्टिव पेरेंट्स का मर्डर किया था, वो अपनी वाइफ बारबरा और अपने बेटे फ्रिट्ज के साथ फ्रांस में रह रहा होता है। म्यूलर को लगता है कि सामने वाले घर से उस पर कोई नजर रख रहा है। बारबरा कहती है कि वो घर तो बहुत टाइम से खाली है। माइकल ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था तेनमा, आना और मेस्नर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वो माइकल को बताता है कि मेस्नर की मौत हो चुकी है। माइकल को अभी भी फोर्टनस के फेसेस ध्यान में आते हैं और वो आज भी सब कुछ रिग्रेट करता है। माइकल अपने बॉडीगार्ड रोबर्टो को बताता है कि वो और मेस्नर पुलिस ऑफिसर्स थे और ड्रग्स बेचते थे। एक दिन उसे किसी का कॉल आया। फोन में बंदा उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो हाइडलबर्ग में फोर्टनस का मर्डर नहीं करेगा तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। तो उन्होंने फोर्टनस को मार दिया और उस दिन वहाँ न्यूज रिपोर्टर भी था तो उसको भी मारना पड़ा। ये करने के बाद उसके अकाउंट में एक दिन बहुत सारे पैसे डिपॉजिट होते हैं। माइकल आज भी सोच में होता है कि उस कॉल के पीछे कौन था और किसने उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करे थे। एक दिन माइकल देखता है कि उसके घर में उसके हायर किए हुए प्राइवेट डिटेक्टिव की डेड बॉडी पड़ी है। तभी आना वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसके बॉडीगार्ड रोबर्टो ने उस डिटेक्टिव को मारा। माइकल और आना वहाँ से भागते हैं। आना माइकल से फोर्टनस के मौत का बदला लेने के लिए उसे शूट करने वाली होती है। माइकल जिंदगी की भीख मांगता है। उसके वाइफ और बच्चे के बारे में सोच के आना उसे नहीं मारती। प्राइवेट डिटेक्टिव के बैग से रिपोर्ट्स मिलती हैं। एक नोट में लिखा होता है कि मेस्नर को रोबर्टो ने मारा है। तभी माइकल को रोबर्टो का फोन आता है। वो माइकल को कहता है मुझे डिटेक्टिव का बैग लाके दो वरना मैं तुम्हारे वाइफ और बच्चे को मार दूंगा। माइकल डिटेक्टिव का बैग लेके जाता है। आना उस पर दूसरे घर से नजर रखती है। माइकल रोबर्टो को डिटेक्टिव का बैग दे देता है। जब वो आना को ढूंढने जाता है उसे पता चलता है कि रोबर्टो के बंदों ने उसे किडनैप कर लिया है। रोबर्टो के बंदे आना को मारने वाले होते हैं। तभी माइकल आ जाता है और सबको मार देता है। माइकल को भी गोली लग जाती है। आना माइकल को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसके घर के लिए निकलती है। फिर से एक मिडिल एज कपल का मर्डर हो गया होता है जिनका नाम योपे होता है। इंस्पेक्टर लुंगे किपर नाम के जर्नलिस्ट को कहता है कि इसके पीछे तेनमा का हाथ हो सकता है। जहाँ मिस्टर एंड मिसेस योपे रहा करते थे उस नेबरहुड में लुंगे जाता है और वहाँ के लोगों को तेनमा की फोटो दिखाता है और उन्हें कहता है अगर आपको ये बंदा दिखे तो मुझे बताना। किपर लुंगे से मिलता है और थोड़े रिसर्च करने के बाद उससे कहता है कि मिस्टर एंड मिसेस योपे के मर्डर के पीछे तेनमा नहीं किसी और का हाथ है। किपर कहता है मिस्टर एंड मिसेस योपे के डेथ के बाद उनके भतीजे जिसका नाम जीवल है उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बेसिकली किपर ये कहना चाहता है कि योपेस के डेथ के पीछे उनके भतीजे जीवल का हाथ हो सकता है। लुंगे कहता है तुम सही सोच रहे हो, ये कोई और कॉपीकैट मर्डरर है। जिसने ये मर्डर किया वो सेम बंदा नहीं है जिसने बाकी मिडिल एज कपल्स के मर्डर किए हैं। किपर कहता है मेरे को अपनी स्टोरी वापस लेनी होगी। तुम्हारे कहने पे मैंने जो स्टोरी छापी उससे ऐसा लगता है जैसे वही सेम सीरियल किलर भी इस मर्डर के पीछे है जिसने बाकी मिडिल एज कपल्स को मारा, पर ऐसा नहीं है। मैं अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करूंगा झूठ छाप के। लुंगे कहता है तुम ऐसा मत करना, न्यूज ऐसी छापो जिससे लगे कि वही सेम सीरियल किलर ही है मिस्टर एंड मिसेस योपे के डेथ के पीछे भी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बेसिकली लुंगे एक ट्रैप सेट कर रहा होता है तेनमा के लिए। उसे ऐसा लगता है तेनमा क्राइम सीन पे जरूर आएगा, इवन दो उसे पता नहीं है कि तेनमा इनोसेंट है। पर अगर आपको याद होगा तेनमा सारे कपल्स के मर्डर्स खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा था योहान तक पहुंचने के लिए। तेनमा मिस्टर एंड मिसेस योपे के पड़ोसी से मिलता है उनसे मर्डर के बारे में पूछताछ करने। पड़ोसी आंटी लुंगे को फोन मिला देती है। तेनमा को रियलाइज होता है कि इस मर्डर के पीछे योहान का हाथ नहीं है। वहाँ इंस्पेक्टर लुंगे आ जाता है। तेनमा उससे भागने की कोशिश करता है। तभी जीवल आ जाता है और लुंगे के पेट में चाकू घोंप देता है। लुंगे उसके पैर में गोली मारता है। जीवल कहता है मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। वो कहता है कि उसी ने अपने अंकल आंटी का खून करा है। लुंगे जीवल को इग्नोर करके जैसे तैसे तेनमा के पीछे पहुंचता है और फिर बेहोश हो जाता है। तेनमा लुंगे की मरहम पट्टी करके उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। एवा हाइनामान अपने घर को जलाने के बाद पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। एक दिन उसका बैग खो जाता है और उसका बैग एक बंदा उसे वापस देता है। वो और कोई नहीं बल्कि रोबर्टो होता है। एवा उसे अपने एक्स फियोंसे यानी तेनमा
तेनमा के बारे में बताती है। वो सारी बातें बता देती है। सरप्राइज वाली बात तब होती है जब एवा योहान के बारे में रोबर्टो को बताती है। वो कहती है कि एक दिन वो तेनमा का पीछा कर रही थी। उसने तब देखा था कि योहान तेनमा के सामने खड़ा था और उसने एक बंदे को गोली मार दी थी। एवा उस दिन की बात कर रही होती है जिस दिन योहान 9 साल बाद पहली बार तेनमा को दिखा था और उसने योंकर्स का मर्डर किया था। रोबर्टो एवा से योहान के बचपन की फोटो मांगता है। रोबर्टो सोचता है कि एवा ने योहान को देखा है तो अब वो एवा को जिंदा नहीं छोड़ सकता। रोबर्टो एवा को शूट करने वाला होता है। एवा कहती है, मैंने एक सिस्टम बना रखा है, अगर मेरी मौत हो जाती है तो योहान की फोटो पुलिस तक पहुंच जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो फोटो दूं तो मुझे बताओ तेनमा कहाँ मिलेगा। रोबर्टो बताता है कि तेनमा अब ब्लैक मार्केट डॉक्टर की तरह काम कर रहा है और एक एक्स क्राइम सिंडिकेट बॉस हेडमायर का ट्रीटमेंट कर रहा है। हेडमायर, डीटर, ऑटो और तेनमा मिलकर लंच करते हैं। हेडमायर कहता है अगर तेनमा नहीं होता तो वो मर चुका होता। हेडमायर कहता है पैसों के चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और सब कुछ खो दिया। हेडमायर कहता है कि 5 साल पहले एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन थी जो मनी लॉन्ड्रिंग में एक्सपर्ट थे। 5 साल में उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत तगड़ा पैसा कमा लिया था। फिर जिसने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी वो अचानक से इस साल गायब हो गया। जो बंदे बचे थे उन्होंने लालच में एक दूसरे को मार दिया और ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई। जिसने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा था 5 साल पहले, उस टाइम वो बस 15 साल का था। हेडमायर कहता है शायद वो बंदा म्यूनिक में रह रहा होगा। तेनमा को लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाला बंदा योहान हो सकता है। डीटर हेडमायर के बॉडीगार्ड हेलमुट को खाने के लिए बुलाने जाता है। वहाँ रोबर्टो आता है और हेलमुट को गोली मार देता है। उसके साथ वहाँ एवा भी आई होती है। रोबर्टो एवा को गन देता है और कहता है जाके तेनमा को मार दो। हेडमायर को पता चलता है कि हेलमुट मर चुका है। डीटर हेलमुट को ढूंढते हुए जाता है और एवा से मिलता है। एवा डीटर को कहती है जाके तेनमा को बोलो यहाँ से भाग जाए वरना रोबर्टो उसको गोली मार देगा। रोबर्टो आता है और एवा को गोली मारता है। डीटर एवा को पेड़ के पीछे ले जाता है और दोनों छुप जाते हैं। तेनमा एवा का ट्रीटमेंट करता है और फिर वो वहाँ से म्यूनिक के लिए निकल जाता है। म्यूनिक में हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम कार्ल न्यूमन होता है। वो एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है और पार्ट टाइम जॉब के लिए वो एक अमीर बुजुर्ग आदमी को बुक्स रीड करता है। उस बुजुर्ग आदमी का नाम शूवाल्ड होता है। कार्ल जर्मन रीडिंग में अच्छा नहीं होता और शूवाल्ड उसे ताने सुनाता है। उस घर में एक हाउसकीपर काम करती है जिसका नाम लॉटे होता है। वो भी कार्ल की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कार्ल लॉटे को बताता है कि वो यूनिक अपनी माँ को ढूंढने आया था। उसकी माँ का नाम मार्गो लैंगर होता है। कार्ल कहता है कि उसे इस बारे में और बात नहीं करनी। वो दोनों सोचते हैं कि रोज रात को शूवाल्ड जाता कहाँ है। एक दिन दोनों शूवाल्ड को फॉलो करते हैं। वो शूवाल्ड को फॉलो करते हुए एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं। वहाँ उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है जिसका नाम मार्गो लैंगर होता है। वो कहती है शूवाल्ड उसे पैसे देने आता है क्योंकि वो उसके बेटे की माँ है। कार्ल गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ मार्गो लैंगर बहुत टाइम पहले गुजर गई है। तुम मार्गो बनने की एक्टिंग कर रही हो और जबरदस्ती शूवाल्ड से पैसे ले रही हो। हमें पता चलता है कि उस प्रोस्टिट्यूट का असली नाम ब्लू सोफी होता है। वो कार्ल को कहती है तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुम भी तो शूवाल्ड का बेटा होने की एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हारी तरह एक और लड़का आया था, वो भी कह रहा था वो मार्गो लैंगर का बेटा है। वो हर थर्सडे आता है शूवाल्ड को बुक्स रीड करने। कार्ल कहता है कि उसकी सारी जिंदगी अनाथालय में गुजरी थी। वो देखना चाहता था कि उसका असली बाप कैसा है, तभी वो म्यूनिक आया था। लॉटे कहती है कि उसने एक बार थर्सडे को उस बंदे की शक्ल देखी थी जो थर्सडेज को शूवाल्ड को बुक्स रीड करता है। लॉटे उसे थर्सडे बॉय बुलाती है। कार्ल सोचता है ये थर्सडे बॉय कैसा बंदा होगा जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है और शूवाल्ड की जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें कार्ल की माँ मार्गो लैंगर उसे एक ऑर्फनेज में जाने के लिए बोलती है और कहती है अपने बाप शूवाल्ड को ढूंढने की कोशिश मत करना। लॉटे को पता चलता है कि थर्सडे बॉय का नाम एडमंड है। कार्ल कहता है मैं शूवाल्ड की जायदाद के पीछे नहीं हूँ, मैं बस ये नहीं देख सकता कि कोई बंदा मेरी माँ का बेटा होने की एक्टिंग कर रहा है। लॉटे और कार्ल एडमंड के हॉस्टल रूम जाते हैं। वहाँ उन्हें दिखता है कि एडमंड ने खुदकुशी कर ली है। हमें योहान दिखता है जो कार्ल से मिलता है। योहान भी शूवाल्ड को बुक्स रीड करता है हर फ्राइडे को। शूवाल्ड एडमंड की मौत से बहुत दुखी होता है। उसे सही में लगता है कि वो ही उसका असली बेटा था। शूवाल्ड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है एडमंड की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेटर का नाम रिचर्ड ब्राउन होता है। रिचर्ड को पता होता है कि एडमंड एक फ्रॉड था जो शूवाल्ड का बेटा होने की एक्टिंग कर रहा था उसकी जायदाद लेने के लिए। पर रिचर्ड इस बात से हैरान होता है कि एडमंड इतनी बारीकी से यह नाटक कैसे कर रहा था, आखिर उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आई कैसे। कार्ल अपनी स्टोरी योहान को बताता है, अपना बचपन, अपनी माँ, और वो ये भी बता देता है कि वो शूवाल्ड का बेटा है। लॉटे कार्ल को बताती है कि शूवाल्ड एडमंड की मौत के बाद बहुत दुखी है और खाना भी ठीक से नहीं खा रहा। वो कार्ल को कहती है तुम जाके शूवाल्ड को बता दो कि तुम उसके असली बेटे हो। रिचर्ड शूवाल्ड को बताता है कि एडमंड ने खुदकुशी नहीं की और एडमंड शूवाल्ड का असली बेटा नहीं है बल्कि एक फ्रॉड है। शूवाल्ड उसकी सारी बातें इग्नोर कर देता है। एक दिन योहान कहता है कि शूवाल्ड को एक जंगल बहुत पसंद है और वहाँ एक लेक है जहाँ जाके वो रिलैक्स किया करता था। लॉटे और कार्ल उसके कहने पे शूवाल्ड को उस जंगल में ले जाते हैं। लॉटे, कार्ल और शूवाल्ड जब योहान की बताई हुई लोकेशन पे जाते हैं वहाँ उन्हें ना तो जंगल दिखता है और ना ही लेक। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। वहाँ योहान आता है और पोएम सुना के सबको इम्प्रेस कर देता है। शूवाल्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिचर्ड ब्लू सोफी के पास जाता है पूछताछ करने। वहाँ ब्लू सोफी कहती है कि उसके पास 2 पार्टीज आई थी, एक बार एडमंड और उसका दोस्त और एक बार लॉटे और कार्ल। दोनों कार्ल और एडमंड ने सेम बात बोली थी कि वो शूवाल्ड के बेटे हैं। और यहाँ
यहाँ खत्म होता है मॉन्स्टर सीरीज का सेकंड पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, बाय।